हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। All students in the live class who have already joined, please confirm quickly your audio video is okay so that we can start. Yes, I am waiting for your confirmation. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन है चैप्टर 2 मॉड्यूल ए में हमारा बेस बिल्डिंग का ये क्लास है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सो पीपीबी के इस एग्जाम में हमारा ये कंटिन्यूशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस ऑन दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्लिगेशंस अंडर पीएमएल एक्ट, पीएमएल यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंतर्गत ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं रिपोर्टिंग एंटिटीज की। रिपोर्टिंग एंटिटीज नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज भी हो सकते हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। तो उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं अंडर पीएमएल एक्ट। Primary obligations of reporting entities including banks include, तो इन एंटिटीज की जिसमें बैंक भी शामिल हैं तो इनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। सो हम इनको रेगुलेटेड एंटिटीज भी कह सकते हैं, इस पर्पस के लिए रिपोर्टिंग एंटिटीज भी कई बार बोल देते हैं। तो चलिए देखें क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। फर्स्ट, टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर्स एंड दे आर बेनिफिशियल ओनर्स। ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन कस्टमर्स की या उनके जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे। जैसे हम इंडिविजुअल का अकाउंट खोलते समय उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, जॉइंट अकाउंट ओपन करते समय उसकी एंटिटी को वेरीफाई करते हैं, बेनिफिशियल ओनर्स की भी इसी प्रकार से वेरिफिकेशन करना है। जैसे आमतौर के ऊपर हम पार्टनर्स के केस में उनकी भी वेरिफिकेशन करते हैं। तो पार्टनर्स क्या है? दे आर बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म। स्पेसिफाइड मेथड्स इंक्लूड ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार और पासपोर्ट और एनी ऑफ स्पेसिफाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का जो हमारे पास स्पेसिफाइड मेथड है तो वो है ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन के द्वारा, जिसमें हम आधार उसके बेसिस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन करते हैं या पासपोर्ट के बेसिस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन करते हैं या कोई भी ऑफिशियली वैलिड जो डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस के ऊपर हम ये वेरिफिकेशन करते हैं। सो कुल मिला के 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आधार भी इंक्लूडेड है और पासपोर्ट भी उसमें इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट पार्ट है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी का। सेकंड ऑब्लिगेशन क्या है? टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस। सभी ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं तो कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस होंगी, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शंस। तो जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली हैपन हो चुकी हैं उन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस में से उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो नॉर्मली ये इंफॉर्मेशन हम किन को प्रोवाइड करते हैं? सो ये इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फंक्शन करता है। तो इनमें जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हैपन हो चुकी हैं उनको तो रिपोर्ट करना ही है, उसके साथ साथ अगर किसी ट्रांजैक्शन को अटेम्प्ट किया गया, वो ट्रांजैक्शन फुली हुई नहीं है लेकिन उसकी कोशिश की गई, तो उनको भी रिपोर्ट करना है।
These records will be kept for a period of 5 years from date of transaction. तो यहाँ पे टाइम लिमिट भी है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स होंगे इनको एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए मेंटेन करेंगे बैंक्स, यानी इनकी ज़रूरत अगर पड़ती है FIU इंडिया को या किसी और को तो 5 साल तक इन रिकॉर्ड्स को बैंक मेंटेन करेंगे। एंड दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी को लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन देयर इज अनदर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। जो आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स लिए उन डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, वो क्लाइंट का यानी जो कस्टमर है उसका भी और बेनिफिशियल ओनर जो है उसका भी। एंड अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ क्लाइंट्स, ये सब कुछ मेंटेन करना है। अकाउंट फाइल्स को भी मेंटेन करना है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस अगर हुई है क्लाइंट के साथ उसको भी मेंटेन करना है, और इनको मेंटेन हमने करना है अगेन 5 इयर्स के लिए। प्रीवियसली दिस टाइम यूज्ड टू बी 10 इयर्स, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से इसे रिड्यूस किया है 5 इयर्स। और यहाँ पे 5 ईयर कब से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट और एंड ऑफ द रिलेशनशिप विच एवरेज लेटर। तो यहाँ पे कौन सी डेट्स के था? सो इट वाज फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुआ था तो इसके अंदर वो 5 ईयर वहाँ से शुरू होने हैं। और यहाँ पे 5 ईयर शुरू होने हैं फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट और एंड ऑफ द रिलेशनशिप विच एवरेज लेटर। तो ये भी हमारे एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीप ऑल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड एंड फर्निश्ड कॉन्फिडेंशियल। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है हमने। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन बैंक शैल कैरी आउट द फॉलोइंग। सो जब भी किसी ट्रांजैक्शन को बैंक कमेंस करेगा तो उस समय बैंकों को क्या करना होगा? तो कुछ रिक्वायरमेंट है जो बैंकों को मीट करनी होगी उस ट्रांजैक्शन को लेकर के। तो चलिए देखते हैं वो रिक्वायरमेंट क्या है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर यहाँ तक जो कुछ हमने डिस्कस किया वो आप ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो क्या मैं जान सकता हूँ एज ए फीडबैक कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं? तो ज़रा कंफर्म कर दीजिए क्विकली। सो कमेंट बॉक्स में भी आप कंफर्मेशन ऐड कर सकते हैं दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड PML एक्ट सो फार। यहाँ तक आपने PML एक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रा ये कमेंट अगर लिख देंगे तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो कर देंगे ज़रा कंफर्म क्विकली, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। नंबर 1, वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ अ क्लाइंट बाय आधार ऑथेंटिकेशन और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड। तो जो प्रिकॉशंस हमने लेनी है एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप, उसमें पहले है आधार के द्वारा, आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा या किसी भी और प्रेस्क्राइब्ड मोड के द्वारा क्लाइंट की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करना। सेकेंड पॉइंट, एग्जामिन ओनरशिप, फाइनेंशियल पोजीशन एंड सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ द कस्टमर। सो अगर वो बिजनेस एंटिटी है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो उस केस में उसकी जो ओनरशिप है उसको एग्जामिन करना कि उसका एक्चुअल ओनर कौन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके फंड्स का सोर्स क्या है। तो इसको भी हमने एग्जामिन करना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए भी हम इंफॉर्मेशन को सीख करते हैं। देन रिकॉर्ड द पर्पस बिहाइंड द ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन क्यों की जा रही है उसका रिकॉर्ड करना, उसका रीज़न क्या है उसको रिकॉर्ड करना। एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजैक्शन
एंड द पार्टीज। तो जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रांजैक्शन, तो उसको भी अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करना, यानी दो चीज़ें हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। एक उसके पीछे पर्पस क्या हो सकता है ट्रांजैक्शन का, उसको रिकॉर्ड करना, और दूसरा उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, इसको रिकॉर्ड करना। अब हमने बात की थी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना। ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में क्या क्या ट्रांजैक्शंस आती हैं? इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में कैश विड्रॉल्स हैं, कैश डिपॉजिट हैं, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस हैं, और ये दोनों ही एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर वैल्यू की ट्रांजैक्शंस हैं। इसके अलावा हाई वैल्यू इंपोर्ट एंड रिमिटेंस ट्रांजैक्शंस हैं, एंड अदर ट्रांजैक्शन हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंस, एमएल मनी लॉन्ड्रिंग, टीएफ टेररिज्म फाइनेंस, जो रिस्क कैरी करती हैं, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो यानी जो सरकार का रेवेन्यू है अगर उनसे अफेक्ट होता है। एक बार फिर से इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। कैश विड्रॉल की ट्रांजैक्शन है, अमाउंट अबव ए पर्टिकुलर अमाउंट। कैश डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन है, अगेन अबव ए पर्टिकुलर अमाउंट। फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, वो भी अबव ए पर्टिकुलर पॉइंट है। हाई वैल्यू इंपोर्ट्स की ट्रांजैक्शन है या हाई वैल्यू रिमिटेंस की ट्रांजैक्शंस हैं, या ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग का रिस्क है। तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। Not to carry out any specified transaction if unable to take the aforesaid measures, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर हमें लगता है कि ऊपर वाले जो कुछ भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हमने देखी हैं, अगर ये स्टेप्स नहीं लिए जा सकते, यानी उनका वेरिफिकेशन करना आइडेंटिटी का, उनके ओनरशिप और फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करना, उनका पर्पस, उनकी नेचर, अगर हम ये नहीं कर सकते तो उस केस में उस स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को कैरी आउट नहीं किया जाएगा। इफ एनी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस आर कंसिडर्ड सस्पिशियस, अगर लगता है कि वो डाउटफुल ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में बिजनेस रिलेशनशिप विल बी पुट अंडर एनहेंस्ड मॉनिटरिंग। तो जो भी हमारी रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ, उसकी जो मॉनिटरिंग हम करेंगे वो मॉनिटरिंग को इंक्रीज करना होगा, और स्क्रूटनी भी उसकी ग्रेटर करनी होगी उस ट्रांजैक्शन की। तो किन केसेस में ये करना है? जहाँ पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती है, डाउटफुल लगती है, संदिग्ध लगती है, तो उन केसेस में हम मॉनिटरिंग को और स्क्रूटनी को एनहेंस कर देंगे। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस बैंकों की क्या क्या हैं। इनको लेकर के बहुत क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको काफ़ी केयरफुली हमने करना है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश टू FIU इंडिया रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टाइप एंड वैल्यू ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन। तो हमने इन ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कहाँ करना है? सम टाइम हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये रिपोर्टिंग RBI को करना है। सो ये रिपोर्टिंग यहाँ पे हमने RBI को नहीं करना है। जहाँ RBI की कोई रिक्वायरमेंट है तो RBI को भी किया जाएगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन किनको रिपोर्ट करनी है? FIU इंडिया को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन हमने कितनी देर तक मेंटेन करना है? सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी देर तक हमने मेंटेन करना है? व्हाट इज द पीरियड फॉर दैट? तो उसके लिए पीरियड है 5 years का। सो वी हैव टू मेंटेन दैट रिकॉर्ड फॉर 5 years।
तो एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आधार में ओवीडी में ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग आधार? सो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितना रहता है ओवीडी के लिए? नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिनको हम ओवीडी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, सो दैट नंबर इज 6। 6 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं। तो चलिए अब हम इन रिपोर्टिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिपोर्ट है CTR, फुल फॉर्म है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में हमने कौन सी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना है? तो यहाँ पे 2 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। एक सिंगल ट्रांजैक्शन, कैश में विड्रॉल का भी हो सकता है, डिपॉजिट का भी हो सकता है। विड्रॉल को हमने अलग से लेना है टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिपॉजिट को हमने अलग से लेना है टोटल अमाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रांजैक्शन का साइज होगा ₹10 लाख और अबव और इक्वलेंट। सो 10 लाख या उससे ज्यादा वैल्यू अगर सिंगल ट्रांजैक्शन की है, विड्रॉल का ट्रांजैक्शन हो, डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन हो, तो उनकी हम रिपोर्टिंग करेंगे CTR फॉर्म के अंदर। और दूसरी कौन सी ट्रांजैक्शन है? सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन ए मंथ विच आर इंटेग्रली कनेक्टेड टू ईच अदर। डिपॉजिट अलग से लेंगे, विड्रॉल को अलग से लेंगे। तो एक महीने में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है, लेट अस से एक ट्रांजैक्शन हुई है 2,50,000 की, एक ट्रांजैक्शन हुई है अगेन 3 लाख की, एक ट्रांजैक्शन हुई है 4 लाख की, एक ट्रांजैक्शन हुई है 1 लाख की। सो टोटल अमाउंट ट्रांजैक्शन का कितना बन गया इस केस में? सो टोटल अमाउंट बिकम्स 10,50,000। तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन यहाँ पे लेस देन 10 लाख की वैल्यू के हैं, लेकिन 1 मंथ के अंदर तो ये कंडीशन है, मंथली हमने टोटल देखना है, डिपॉजिट का टोटल अलग से देखना है, विड्रॉल के टोटल को अलग से देखना है। तो इस केस में इन ट्रांजैक्शन को भी रिपोर्ट किया जाएगा। तो इन ट्रांजैक्शन को हम पार्ट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्टिंग करेंगे। सो सिंगल ट्रांजैक्शन है तो उसको पॉइंट ए के अंदर रिपोर्ट कर देंगे, और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं इंटेग्रल, तो उसको अंडर बी हम रिपोर्ट कर देंगे। और दोनों के केस में जो रिपोर्टिंग का पीरियड है वो कितना है? सो रिपोर्टिंग है एवरी मंथ। तो मंथली बेसिस के ऊपर ये रिपोर्टिंग होनी है। कब होनी है? बाय 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो दिस मीन जुलाई का महीने का रिपोर्टिंग 15th अगस्त तक होगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर वायर रिपोर्ट्स। तो ये रिमिटेंस की ट्रांजैक्शन है और वो भी क्रॉस बॉर्डर। सो क्रॉस बॉर्डर मीन्स बिटवीन 2 कंट्रीज। सो अगर कोई ट्रांजैक्शन है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, तो उसका रिपोर्ट जाएगा CBWTR के थ्रू। किन केसेस में जाएगा? जहां उनकी वैल्यू मोर देन ₹5 लाख या इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी है, where either origin or destination of funds is in India। तो जहां पे ट्रांजैक्शन का ओरिजिन या डेस्टिनेशन दोनों में कोई भी इंडिया ही है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन ₹5 लाख है, तो दोनों ही केसेस में ये रिपोर्टिंग करनी है। सो इंडिया से वो ओरिजिनेट हुई है तो भी, इंडिया उसका डेस्टिनेशन है यानी इंडिया में वो पैसा आया है तो भी, दोनों ही सिचुएशन में इसको रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट करने का पीरियड कितना है? अगेन इट इज 15th डे। सो 15 दिनों के अंदर।
of the following month. तो this mean this is also monthly statement, this is also monthly statement. So अगर ये दिसंबर के महीने का स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट को बाय 15 जनवरी सबमिट करना होगा। तीसरी रिपोर्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, NTR। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर जो फंक्शन करते हैं, अगर वो रिसीव कर रहे हैं मोर देन ₹10 लाख और उसका इक्विवेलेंट, तो उनकी रिपोर्ट करनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्री के बाहर से पैसा आता रहता है, तो अगर उनके पास अमाउंट आया है मोर देन ₹10 लाख और इक्विवेलेंट अमाउंट, तो उसकी रिपोर्टिंग भी की जाएगी। और रिपोर्टिंग के लिए पीरियड कितना है? अगेन 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। सो यानी ये सारी ही स्टेटमेंट्स, सारी ही रिपोर्ट्स हर महीने जानी है, तो ये भी मंथली है और इसको भी विद इन 15 डेज सबमिट करना है। चौथी रिपोर्ट है काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट। सो अगर जाली नोट हमें रिसीव होते हैं, ऑल काउंटरफीट करेंसी नोट्स रिसीव्ड, उनके लिए रिपोर्टिंग करनी है। सो जितने भी हमारे पास काउंटरफीट करेंसी नोट्स आते हैं उनकी रिपोर्टिंग करनी है। काउंटरफीट करेंसी नोट्स को लेकर के कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं जो RBI को होनी है, उसके रूल्स अलग हैं, उसको यहाँ पे इसके साथ मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पे हम उस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन FIU इंडिया को सबमिट होनी है। तो ये रिपोर्ट भी बाय 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ सबमिट होनी है। 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ ये सारी रिपोर्ट्स सबमिट होनी है। नाउ इन 4 रिपोर्ट्स के अलावा देयर इज वन मोर रिपोर्ट जो सबमिट होनी है, उस रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। वो इश्यूज क्या हैं? पहला इशू, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है। सेकंड, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत डिटेल में लिखा गया है और साथ में क्योंकि डिफिकल्ट भी है, आपको बार बार करना पड़ता है, हेंस यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। और टाइम आपके पास ऑलरेडी कम है, होल डे यू आर वर्किंग इन द बैंक। तीसरा, इन बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन बहुत थोड़े क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको लगता है उन क्वेश्चंस को करके आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस करना चाहिए। तो इन सभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे अवेलेबल है? सो इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेसन में हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं सिंपल करके। जब हम सिंपल करके बताते हैं तो क्विकली आप उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं, और हम शॉर्ट में प्रॉपर वे में बताते हैं तो इससे आपका टाइम भी सेव होता है। यानी आपका बहुत सारा टाइम ये वीडियो लेसन्स आपको सेव कर देते हैं, साथ में आपके अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव कर देते हैं। फिर आपका दिल करता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जाएं। हमारा क्वेश्चन बैंक जो है, सो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हमारे जो हैं, उससे आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है और एग्ज़ाम के पास जाकर के जो मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं। और अब ये ऑल मिलता हमें कहाँ पे है? सो इट इज़ अवेलेबल थ्रू आवर ऐप। सो हमारी ऐप के थ्रू ये आपको मिल जाता है। उसके स्टोर सेक्शन में जाएं और वहाँ पे आपको ये सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये मिल जाएगा हमारी वेबसाइट के थ्रू भी। तो अगर आपने इनको अभी तक यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो दिस मीन यू आर मिसिंग समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको यूज़ करें और
पूरा बेनिफिट लें अवेलेबल फैसिलिटीज़ का। तो चलिए रिपोर्टिंग को लेकर के अब हम अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट रिपोर्ट है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हमने सबमिट करनी है किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के लिए। अगर हमें कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती है एनी, तो अगर हम नोटिस करते हैं तो हमने उसका रिपोर्टिंग भी FIU इंडिया को करना है। कितने पीरियड में करना है? जब जो सस्पिशन है वो इस्टेब्लिश हो गया हमारा कि यस इट इज़ रियली सम डाउटफुल सम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, और टाइम लिमिट है हमारे पास 7 डेज का। बाकी रिपोर्ट्स जितनी भी हमने डिस्कस की थी उन सभी में ये टाइम पीरियड 15 डेज का था, लेकिन यहाँ पे इट इज़ 7 डेज का टाइम पीरियड। हम किस ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस कहेंगे फॉर दिस पर्पस? ए ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज सस्पिशियस इफ टू ए पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इट अपीयर्स टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें बैंक वालों को या रिपोर्टिंग एंटिटी वालों को व्हेन वी आर एक्टिंग इन गुड फेथ, तो हमें वो इनमें से कोई एक सिचुएशन नज़र आती है तो उसको हम कहेंगे सस्पिशियस। सो देखिए वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब वो हमें सस्पिशियस लगेगी। ए रीजनेबल डाउट that it may involve proceeds of offences specified in Schedule 2P MLA Act, यानी likely to be money laundering transaction। तो जब भी हमारे पास एक रीजनेबल डाउट है, एक रीजनेबल हमें डाउट होता है कि इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है वो इसके अंदर हो सकता है। अगर हमें एक रीजनेबल डाउट है और वो रीजनेबल डाउट हमें बताना होगा, हमें इस्टेब्लिश करना होता है। अपीयर्स टू बी मेड इन सर्कमस्टांसेस ऑफ अनयूजुअल और अनजस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें लगता है ये ट्रांजैक्शन में जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अनयूजुअल लग रहे हैं या इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जस्टिफाइड नहीं लग रही, तो भी हम उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। appears to have no economic rationale और bona fide purpose। हमें लगता है कि जो हमारा कस्टमर है उसके जो ट्रांजैक्शंस नॉर्मल हैं उन ट्रांजैक्शन के सामने ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसका कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी पुअर पर्सन के अकाउंट में एक बड़ी ट्रांजैक्शन का हो जाना, तो अगर हमें ऐसा लगता है तो उस केस में भी ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो सकती है। ए रीजनेबल डाउट दैट इट मे इन्वॉल्व फाइनेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू टेररिज्म। अगर हमें एक रीजनेबल डाउट है कि इस ट्रांजैक्शन में जो टेररिज्म फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज हैं तो वो कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, तो इट इन्वॉल्व्स फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज। तो अगर हमें ये लगता है तो उसको भी हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में ले सकते हैं। फॉर रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट रेलेवेंट। तो जब हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करते हैं तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी हमने एनी वर्ड यूज किया था और पूरे यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं लिया। तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जब भी हम कंसिडर करेंगे उसकी रिपोर्टिंग को तो उसके अमाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे। इवन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस दे आर टू बी रिपोर्टेड। फॉर इंस्टेंस अनयूजुअल ऑपरेशन ऑफ द लॉकर, तो लॉकर को अगर बार बार अनयूजुअल वे में ऑपरेट किया जा रहा है तो इवन उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे, हालांकि वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। इवन अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिपोर्टेड। सो जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई हैं उनको भी हम इवन रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए कस्टमर नॉट प्रोसीडिंग विद ओपनिंग एन अकाउंट ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन। एक कस्टमर हमारे पास आता है, वो हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहता है, हमने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उससे कॉल की
या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट हमने उससे कॉल किया, लेकिन अब वो अकाउंट ओपन करने में आगे नहीं जा रहा है, तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और वो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है। तो इनका भी रिपोर्टिंग हमने करना है इस ट्रांजैक्शन, इस रिपोर्ट के अंदर। फ्रेंड, आज के इस सेशन से अगर आपका कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी हो तो ये हमारा ईमेल आईडी है जहां पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर वो यूज़फुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें, बिकॉज आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब को आप सजेस्ट करें कि इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और यूट्यूब उसके लिए एफर्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उन तक इस लेसन को पहुंचाया जाए। इसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ, अपने व्हाट्सएप पेज के ऊपर, अपने फेसबुक पेज के ऊपर इसको पोस्ट करके। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे कई सेशंस मिस कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन को पुश करके। उससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहेंगे और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आज हमने इसमें क्वेश्चंस नहीं किए, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अभी इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो वी विल डू ऑल थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।